यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम है ध्रुव और द इंडो वर्ड्स पे आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से आप देख ही रहे होंगे कि फ्रांस गलत चीजों की वजह से खबरों में है। अभी हाल ही में फ्रांस के नीस नामक शहर में एक आतंकवादी ने एक चर्च में घुस के 3 लोगों की चाकू से हत्या कर दी, जिनमें से कि एक वृद्ध महिला का सर आधा काट दिया गया था। कुछ हफ्ते पहले सैमुअल पैटी नामक एक टीचर की भी इसी तरीके से हत्या करी गई। उनका सिर धड़ से पूरी तरह से अलग कर दिया गया, फ्रांस पेरिस के बिल्कुल पास ही एक छोटे शहर में। अभी हाल ही में कल परसों ही लियो नामक एक शहर के अंदर भी एक आतंकवादी ने एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई पुजारी को चर्च में घुस के गोली मार दी। अभी उस केस की जांच चल रही है। पता नहीं चला कि आतंकवादी हमला है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आतंकवादी हमला ही निकलेगा। और ऐसा अभी से नहीं, पिछले 5 साल से हो रहा है। लगातार 5 साल से फ्रांस के अंदर आतंकवादी हमले हुए जा रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं पे इस्लाम से एक लिंक है। सब इस्लाम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अब इस देश को पहली बार एक कट्टरवादी सोच का सामना करना पड़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि इस समय फ्रांस उस दौर से गुजर रहा है जिससे कि भारत 90 के दशक में या फिर 2000 के दशक में गुजर रहा था। और अब इनको समझ में आ रहा है कि आतंकवाद होता क्या है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ रही है, शायद यहाँ के लोगों को तो समझ में आ ही रही है। अब इस चक्कर में जो यहाँ की सरकार ने और यहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने अभी हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं कि वो कट्टरवादी सोच को रोकने के लिए इस्लाम किस तरीके से फ्रांस में पढ़ाया जाता है उस चीज़ को रोकेंगे। और जो इनके यहाँ पे ब्लास्फेमी, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने के जो इनके पास लॉ हैं, कानून हैं, उनको ये उनके साथ खड़ा रहना चाहते हैं। इस सब को लेते हुए दुनिया भर के मुसलमान मुस्लिम देशों में और भारत में भी सड़कों पे उतर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब इस समस्या को आप तक खबर पहुंचाती तो है, लेकिन आधी अधूरी, मिर्च मसाला लगा के, और असली जो इसकी जड़ है उसको बिना समझाए। अब मैं यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ। मेरे फ्रेंच लोग दोस्त भी हैं, मैं उनके साथ काम भी करता हूँ, मैं यहाँ की ज़िंदगी में रमसा भी गया हूँ और ज़्यादातर मुझे चीज़ों को समझना पसंद है। तो मैं इस पूरी प्रॉब्लम को समझ के इसकी जड़ आप लोगों को समझाना चाह रहा था जिस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को मैंने आज 2 भाग में तोड़ा है। पहले भाग में हम बात करेंगे फ्रांस के कोलोनाइजेशन की, कॉलोनियल पास्ट की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इमिग्रेशन की, और फिर हम बात करेंगे रूढ़िवादी और कट्टरवादी धर्म की और इस्लाम की। मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम पहले इस्लाम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि अभी आज जो प्रॉब्लम हो रही हैं, आज जो समस्याएं उठी हैं फ्रांस के सामने, उनको समझने के लिए इनके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको पहले इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री और इनकी इमिग्रेशन जो पॉलिसी बनी है पिछले कई दशकों में, वो समझाना चाहूंगा। वीडियो के दूसरे भाग में मैं बात करूंगा दुनिया भर के मुसलमानों से, दुनिया भर के फ्रेंच और यूरोपीय लोगों से और भारतीयों से। यहाँ पे मैं इन सब लोगों से बात करके कुछ सुझाव देना चाहूँगा, कुछ समस्याओं का समाधान की तरफ बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाद विवाद करना, एक दूसरे की बातें समझना भूल चुके हैं। अगर हम एक ही टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते, एक दूसरे की बातें नहीं समझ सकते, अगर एक दूसरे के तर्क नहीं समझ सकते, तो हम समस्याओं का कभी समाधान पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर इंसान से एक गुजारिश करूं अपनी वीडियो के दूसरे भाग में। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने 4 चीजें साफ करना चाह रहा था, क्लियर करना चाह रहा था। पहली बात तो मैं इस पॉलिटिकल करेक्टेडनेस नामक चीज को साइड रखना चाहता हूं। इस वीडियो के लिए जो बात जैसी है वैसी कहना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि पिछले कई सालों से अब हम इस पॉलिटिकल करेक्टेडनेस को लेके इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि जो असल समस्या होती है हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि इसको लेके किसी को बुरा लग जाएगा, इस बात को कहेंगे तो किसी और को बुरा लग जाएगा, लेकिन इससे हम जो असली समस्याएं हैं, जो असली प्रॉब्लम्स हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको हम साइड हटा रहे हैं, उनको हम पीछे छोड़ रहे हैं और फिर वो और बड़ी हो के सामने आ रही हैं। और ये सिर्फ हम कट्टरवादी इस्लाम या फिर हम लोग आतंकवाद के बारे में ही नहीं बात कर रहे, ऐसा बहुत सारी समस्याओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं किसी एक इंसान को या फिर किसी एक धर्म को कुछ बोलूंगा तो आप इस बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बात जैसी है वो कहनी पड़ेगी, अब वो समय आ चुका है। दूसरी बात, मैं आपके सामने अपनी बातें एक नास्तिक के रूप में रख रहा हूँ। मैं किसी तरह के भगवान को नहीं मानता, मैं किसी तरह के अल्लाह को नहीं मानता, मैं किसी तरह के गॉड को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि हम सब इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। हर रोज़
मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मेरी वजह से किसी और को कोई पीड़ा ना पहुँचे, और मेरे साथ सबको यही कोशिश करनी चाहिए। और हम किसी किताब को, हम किसी धर्म को अपनी ज़िंदगी का सार मान के बैठ जाएं, ये गलत है। मेरे हिसाब से इंसान ने धर्म बनाया था अपनी खुद की मदद के लिए। जो उसको नहीं पता है, जीवन का मतलब नहीं पता है, या फिर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं पता है, उसका मार्गदर्शन चाहिए था, इसलिए किताबें बनाई गई थी, लिखी गई थी, इसलिए धर्म बनाया गया था। अब हम इन धर्म को, इन किताबों को अपना जिंदगी का सार बना के चल लें और इनके चक्कर में हम दूसरे लोगों की जिंदगी खत्म कर दें, हम दूसरे लोगों की हत्या कर दें, ये तो गलत बात है ना। तो अगर मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी धर्म के लिए कुछ बोल रहा हूँ, तो आप समझिएगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से इस तरह की बातें कर रहा हूँ, कहाँ से इस तरह की बातें ला रहा हूँ। तीसरी बात, आप ये भी समझिएगा कि मैं इस लेफ्ट और राइट के खेल में नहीं पढ़ना चाहता, मैं बीच में रह के बात करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ समय से लोग लेफ्ट और राइट की पूरे टाइम बात करते रहते हैं कि ये बंदा तो लेफ्टिस्ट है, ये बंदा राइट विंग का है। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो सोच हमारी बना दी गई है, ये सोशल मीडिया ने और इन न्यूज़ एंकर्स ने, इन टीवी चैनल्स ने बनाई है। एक दूसरे भिड़ा के रखो, हर बंदा अपने आप को दूसरों से अलग समझे कि नहीं भाई मैं तो लेफ्ट का हूँ, उस राइट वाले की मुझे बात ही नहीं समझनी है। आपको ये समझना चाहिए कि कई बार आप किसी लेफ्ट वाले बंदे की बात से भी एग्री कर सकते हैं, कई बार आप राइट वाले बंदे की बात से भी सहमत हो सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेफ्ट वाले की हर बात से ही सहमत हैं या फिर राइट वाले की हर बात से ही सहमत हैं। तो आपको ये भी समझना है कि वाद विवाद ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमको हर तरफ की बातें समझनी और सुननी पड़ेंगी, अपना दिमाग और अपने कान खोल कर रखने पड़ेंगे। और आखिरी बात, आप ये देखेंगे कि मेरी ये वीडियो मेरी दूसरी वीडियो से थोड़ा अलग है। अगर आप मेरी कोई पहली वीडियो देख चुके हैं और अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो आप ये जानते होंगे कि मेरी वीडियो ज़्यादातर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाता हूँ मैं, पॉलिश के साथ चमका के, खूब सारा फैक्ट्स, फिगर, डेटा, फोटो डालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये वीडियो थोड़ी उनसे अलग है। ये सारी खबरें इतनी जल्दी जल्दी आ रही हैं और मामला इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिला है स्क्रिप्ट लिखने का। तो ये एक तरीके से मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो ये एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है, मेरी दूसरी वीडियो से अलग है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं फ्रांस के कॉलोनियल इतिहास के बारे में जान के। फ्रांस के इतिहास में कॉलोनाइजेशन की बहुत ही अहम भूमिका रही है, यूरोप के दूसरे देशों की तरह, जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन, पोर्चुगल और नेदरलैंड्स, जहाँ पे कि इन्होंने दूसरे देशों पे जाके राज किया, उनकी खूब सारी संपत्ति हड़प ली और वहाँ के लोगों का इस्तेमाल किया अपने देशों को बनाने के लिए। हम तो इस बात को समझते ही हैं, अंग्रेज़ों ने भारत को बुरी तरह से चूस के रखा था कई 100 सालों के लिए। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि आज जो ये देश, पश्चिमी देश, अपने आप को एक तरीके डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, जो इनकी ऐश और आराम की ज़िंदगी है, वो हमारे ही मेहनत, हमारे ही पैसे पे बनी है। तो फ्रांस का भी यही इतिहास रहा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस ने अफ्रीका के कई देशों में राज किया लगभग 150 साल के लिए, जहाँ पे कि ये अल्जीरिया में थे 1830 से लेके 1962 तक, और फिर ये तुनीजिया में थे 1881 से लेके 1956 तक, और मोरक्को में थे 1912 से लेके 1956 तक। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन देशों को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद फ्रांस ने अपने दरवाजे इन देशों के लिए खोल दिए, इन 2 कारणों की वजह से। पहला कारण है, जिसे कई लोग कहते हैं यूरोप के देशों की वाइट गिल्ट, इन लोगों का एक पछतावे की भावना, जिससे कि इनको लगता था कि भाई हमने इन देशों के साथ बुरा किया है, तो अब हम यहाँ के लोगों को अपने यहाँ बुला के सारी बातें, अपने सारे पुराने पाप धो देंगे, ठीक कर देंगे। और दूसरा, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी ये जी रहे थे, उस चीज़ के लिए कर्मचारी भी तो चाहिए, काम करने वाले लोग भी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और इसकी वजह से एक भारी तादाद में पिछले कई दशकों से मागरेब के जो देश हैं, तुनीजिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इनकी तरफ से प्रवासन हुआ। अब पते की बात एक ये है कि जब 20वीं सदी की शुरुआत में 1900 के साल के आसपास जब फ्रांस इन देशों के अंदर कोशिश कर रहा था कि फ्रांस के गोरे लोग और वहाँ के जो लोकल हैं, जो भूरी चमड़ी के लोग आप कहेंगे, उनको मिलाया जाए, उनको एक तरीके से असिमिलेट किया जाए कि ये सारे एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें, प्यार मोहब्बत से रह सकें। उस चीज़ को उस समय के कंजर्वेटिव लोग कहते थे एक लिबरल ड्रीम, कि भाई तुम सपने की दुनिया में जी रहे हो, ऐसा होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं पे मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि वो एक तरह से एक लिबरल ड्रीम था।
लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फ्रांस ने ये चीज़ करनी बंद नहीं करी। 1950-60 के बाद जब से इन्होंने अपने यहाँ पे प्रवासन अलाउ किया, उसके बाद से भी इनका ये लिबरल ड्रीम चलता आ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई है जो हम आज देख रहे हैं। चलिए इसी बात पे हम आते हैं इमिग्रेशन के, प्रवासन के विषय पर। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि देश प्रवासन चाहते क्यों हैं, वो क्यों चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स उनके यहाँ पे आएं। और हमें फिर यह समझना जरूरी है कि लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में क्यों जाते हैं, इमिग्रेट क्यों करते हैं। अब देखिए, इमिग्रेशन ज़रूरी होती है क्योंकि हर देश चाहता है कि उनके यहाँ पे लोग आएँ, जिससे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, बिल्डिंग बनाई जा सकें, उनका जो रहन सहन का तरीका है उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर इमिग्रेंट आके वो काम करते हैं जो कि या तो लोकल जनता करना नहीं जानती, उनके अंदर वो करने की क्षमता नहीं होती, या फिर वो करना चाहते नहीं हैं। ऐसा फ्रांस में बहुत हो रहा है और ज़्यादातर दुनिया में एक्चुअली इमिग्रेशन इसी रीज़न से होती है। तो इस इमिग्रेशन की जो नीड है, की जो भूख है, उसको पूरा करने के 3 तरीके होते हैं मेरे हिसाब से। पहला तरीका है सस्ता लेबर या फिर गुलामी का लेबर, जो कि इस समय मिडिल ईस्ट की कंट्री बहुत कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि कतर, सऊदी अरब, ये जाने जाते हैं इस तरह के प्रताड़ना के लिए, जो इनके यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से बहुत ही गरीब इन्होंने लेबर मंगवा ली है और उनसे बस काम किस तरह से निकलवाते हैं। इस वीडियो में इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक तरीका होता है। एक दूसरा तरीका है जिसके लिए कि अमेरिका जैसा देश जाना माना जाता है, जिसे हम इंडिया में ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, कि मेरिट बेस्ड सिस्टम पे आप दूसरे देशों के सबसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्राइट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अपने यहाँ बुलाओ, अच्छा पैसा देके, अच्छी ज़िंदगी देके। ये अमेरिका के लिए अच्छे से काम किया। आजकल थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन ये चीज़ काम करी अमेरिका के लिए वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी। और तीसरा तरीका है इमिग्रेशन का, जो कि फ्रांस में, यूरोप में पिछले कई सालों से, कई दशकों से हो रहा है, जो कि है कि भाई अपने यहाँ पे सबको बुला लो। इसमें कोई चेक्स नहीं है, कोई बैलेंसेस नहीं है, और इसे मास इमिग्रेशन कहा जाता है। और यहाँ की खुद की जनता इस चीज़ से कई बार परेशान है। दुनिया भर के कई लोग यूरोप को, फ्रांस को इस चीज़ के लिए पहले वार्न कर चुके हैं कि आप अपने यहाँ पे किस तरह के लोगों को बुला रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप मेरिट के बेसिस पे बुला ही नहीं रहे हो। तो अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई और अब फ्रांस को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये समझाने के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश को अपने यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए और उनको अपने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, ठहराने के लिए 2 चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। पहला तो है एक देश और एक सिस्टम जो कि इस तरह से अपने यहाँ आने वाले बाहरी लोगों को बुलाने के लिए तैयार हो, अपने दरवाजे और अपने हाथ खोल के उनको अपने देश में उनका स्वागत करे। और दूसरा, जो आने वाले लोग हैं वो भी खुले दिमाग से इस नए देश में आना चाहते हों। वो चाहते हों कि वो उस देश को अपना नया घर बनाएं और वहाँ के तौर तरीकों को सीखें, वहाँ के रहन सहन के तरीकों में रम जाएं। अब मेरे हिसाब से फ्रांस इन दोनों ही कामों में पीछे रह गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं तो खुद भूरी चमड़ी का एक भारतीय यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने कोई एज सच भेदभाव और रेसिज्म यहाँ पे महसूस नहीं किया। मेरे कई दोस्त हैं जो कि कहते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं पे एक छुपा हुआ भेदभाव है, एक हिडन रेसिज्म है, जिससे कि आप करियर में बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। होगा, मुझे नहीं महसूस हुआ। लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस करी है, अपनी खुद की 2 आंखों से देखी है, वो ये है कि यहाँ के जो छोटे काम हैं, रेस्टोरेंट में काम करना, कूड़ा उठाना, इस तरह के जो काम हैं, ये ज़्यादातर मगरब के लोग कर रहे हैं, अफ्रीका के लोग कर रहे हैं, देसी लोग कर रहे हैं, भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे सिस्टम में कुछ खराबी है। 2, 3, 4 पीढ़ियों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन सिस्टम में और सोसाइटी में ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। अब रही बात उन लोगों की जो कि आ रहे हैं आपके यहाँ पे एक इमिग्रेंट के रूप में रहने के लिए, वो भी अपने आप बहुत बड़ा इशू है। अब असाइलम के लिए जो आ रहा है अपने देश को छोड़ के, क्योंकि उनके यहाँ पे लड़ाई हो रही है या फिर उनके यहाँ पे उनसे भेदभाव किया जा रहा है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। वो इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स और अपने आप में अलग टॉपिक है, जिसके लिए कि यूरोप ने और फ्रांस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मैं उस इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ जो कि चॉइस से हो रही है। आप चूज कर रहे हैं कि मैं फ्रांस आना चाहता हूँ। ऐसे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग आ गए जो कि यहाँ के रहन सहन से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे, जो कि यहाँ के रहन सहन में रम नहीं पाए।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से देना चाहता हूँ कि आप ये मानिए कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इंग्लैंड अलाउ कर देता कि भाई हमारे यहाँ पे आपको जैसे आना है खुले आ जाओ। अब आप सोच के देखिए, भारत का एक आदमी जो कि अपने आप में एक अलग तरह के संस्कृति से पला बड़ा है, अलग तरह के रहन सहन का आदी है, वो सीधा इंग्लैंड पहुंच जाए। मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग ऐसे होते जो कि वहाँ जाके वहाँ के हिसाब से नहीं रह सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत का ही रहने का तरीका सही है या गलत है, या फिर इंग्लैंड का ही रहने का तरीका सही है गलत है, बस ये दोनों मेल नहीं खाते हैं। ये प्रॉब्लम फ्रांस में हुई है। फ्रांस को और यूरोप को जो चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए थी वो मेरे हिसाब से तो ये थी कि भाई आपको सस्ता लेबर चाहिए। ईस्टर्न यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में ऐसे कितने ही देश हैं जो गरीब हैं, जहाँ के लोग कुछ ना हो तो आप जैसे हैं, काफ़ी हद तक यूरोपीय ही हैं। आपके साथ काम करने के बाद, थके हारने के बाद एक बार में बैठ के बियर पी सकते हैं। वो औरतों को अपनी जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम्स हैं, वो देखने के आदी हैं। जैसे भी वो कपड़े पहने वो देखने के आदी हैं। ऐसे लोगों के साथ आप एक्चुअल में दोस्त बन सकते हो, कर्मचारी के रूप में उनको अपने यहाँ पे कंपनी में काम दे सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे लोगों को बुला लिया जो कि आपसे बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल उल्टे हैं सोचने समझने में और चीज़ों को देखने में और समझने में। तो भाई उससे ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी थी जो हो गई है। और ये तो यहाँ के फ्रांस के और यूरोप के जो पॉलिसी मेकर हैं, इनकी गलती है कि इन्होंने जब दशकों पहले ये रूल बनाए तो इन्होंने सोचा नहीं कि आगे जाके ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि ये इनकी दूरदर्शिता में कमी थी, जिसका कि खामियाजा आजकल फ्रांस को और आज की यहाँ की पीढ़ी को और जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए अब आते हैं अपने वीडियो के पहले भाग के तीसरे और आखिरी विषय पे, जो कि है रूढ़िवादी कट्टरवादी इस्लाम। अब यहाँ कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात साफ साफ कहना चाहूँगा कि मैं किसी एक मुसलमान के बारे में या फिर कई मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं इस्लाम की एक सोच के रूप में और एक धर्म के रूप में आलोचना कर रहा हूँ। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है इस्लाम में, एक धर्म और एक सोच के रूप में, क्योंकि दुनिया भर के कई हिस्सों में, कई देशों में, कई संस्कृतियों के साथ इसकी भिड़ंत चल रही है। अब इसका मतलब है कि भाई या तो सभी गलत हैं और इस्लाम ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से कई मौलवी, कई इमाम पढ़ाते हैं लोगों को, या फिर कहीं ना कहीं पे इस्लाम गलत है। लेकिन इसको समझाने का एक और तरीका ये है कि आप इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, 1000 साल 1200 साल पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बीच में खूब भिड़ंत चल रही और कई 100 सालों तक चली। इन्हें हम धार्मिक युद्धों के रूप में जानते हैं, क्रूसेड्स के नाम से। अब क्रूसेड से पहले इस्लाम जो था वो मानवता की ऊंचाइयां छू रहा था, कला के रूप में, भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, विज्ञान गणित के रूप में, हर चीज़ में इस्लाम बहुत आगे था। जिसे आजकल हम मिडिल ईस्ट के रूप में जानते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकली हैं। इस्लाम का फैलने का सिर्फ एक ही रीज़न नहीं था कि भाई वो मार काट से ही बढ़ा है, हाँ उससे भी बढ़ा है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा, तभी इतनी आसानी से फैला दुनिया भर में। लेकिन क्रूसेड्स के बाद एक तरीके से क्रिश्चियनिटी जीत गया। उसके बाद यूरोप जो है खुद अपने कई 200-300 सालों तक डार्क एजेस में, मिडिल एजेस के थ्रू गुजरा। अब ये मिडिल एजेस के ख़त्म होने के समय एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई यूरोप में, रेनेसांस मूवमेंट चली, फ्रेंच रेवोल्यूशन चली, और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जो है वो दबती गई एक धर्म के रूप में। लोग थोड़े जागरूक हुए, लोग पढ़े लिखे, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, लोकतंत्र का बोलबाला चला। और इस समय ऐसा लगता है कि इस्लाम मॉडर्न होना, आगे बढ़ना भूल गया, और ये धीरे धीरे करके प्रॉब्लम और बढ़ती गई। आज का जो इस्लाम है, इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इनकी जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, जिस तरीके से ये कुरान के पाठों को पढ़ाते हैं। असल में मदरसों के अंदर, और यहाँ पे भी जो फ्रांस में अब इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर की राष्ट्रपति मैक्रोन ने और फ्रांस की सरकार ने एक्शन लेने की बात करी है, वो है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है आपके मस्जिदों में और आपके मदरसों में। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको पढ़ाने में है। और यहाँ पे फिर अब मुस्लिम लोगों का भी रोल आता है कि भाई वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मानते हैं, किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और आप ये भी समझिए कि ये सिर्फ इसी धर्म के साथ प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में और भी कट्टर धर्म हैं। हिंदू खुद कट्टर बन रहा है इस समय पे कई भागों में भारत के,
ईसाई धर्म के अंदर भी खूब कट्टरपंथी है। अमेरिका के अंदर खुद क्रिश्चियन रेडिकल्स जिसे बोलते हैं वो हैं। बुद्धिज्म के अंदर भी कट्टरवादी लोग हैं। हमने म्यांमार के अंदर देखा है कि किस तरीके से कोई भी धर्म अगर एक कट्टरवादी सोच अपना लेता है तो वो सबका बुरा ही करता है। और हम उस कट्टरपने से लड़ रहे हैं, हम इस्लाम से नहीं लड़ रहे, हम किसी भी धर्म के और इस केस में इस्लाम के कट्टर रूप से लड़ रहे हैं। तो इसी बात पे अब हम आते हैं मेरी वीडियो के तीसरे और आखिरी पार्ट पे, जहाँ पे कि मैं दुनिया भर के मुसलमानों से, दुनिया भर के फ्रेंच और यूरोपीय लोगों से और दुनिया भर के भारतीय लोगों से अपनी गुजारिश रखता हूँ और अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। सो डियर मुस्लिम्स, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर आपको सच में लगता है कि इस्लाम के नाम पे दुनिया में खूब प्रताड़ना हो रही है, आतंकवाद फैल रहा है और जो ये कर रहे हैं वो गलत हैं, तो आपको ही बोलना पड़ेगा खड़े होकर, क्योंकि दुनिया तो बोल रही है लेकिन हम सबको आप बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया के मुसलमान सड़क पे उतर आए हैं फ्रांस का इमानुएल मैक्रों का विरोध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्लास्फेमी के लॉज को अपने यहाँ पे कायम रखने की बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम हमारे यहाँ किस तरह पढ़ाया जाता है, हम उसको कंट्रोल करेंगे या फिर चेंज करेंगे। लेकिन मैंने इस तरह के तो प्रोटेस्ट नहीं देखे कि भाई आपने गला काट दिया, ये आपने गलत किया, हमारे आदमी ने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो हमें तो क्लियर सिग्नल ये मिल रहा है ना कि इस्लाम के नाम पे आतंकवाद होना गलत नहीं है, बट इस्लाम को इस बारे में कुछ कहा जाए वो गलत है। तो ये अगर हमारे अंदर जो धारणा है वो आपको ख़त्म करनी है तो आपको आके वोकली बोलना पड़ेगा। अभी हाल ही में भारत में कुछ ऐसे हमारे मुस्लिम एक्टिविस्ट कहें, पॉलिटिशियन, एक्टर हैं जिन्होंने कि अब बाहर आके ये बात बोली है कि गलत है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जब तक किसी गलत चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे आपको लोगों का सपोर्ट, लोगों का आदर नहीं मिलेगा। हमेशा इस तरह के अटैक्स के बाद, हमलों के बाद इस्लाम आके बोलता है कि भाई हम रिलीजन ऑफ पीस हैं, लेकिन हमें दिखता तो कुछ और है ना। आप कहते हैं कि नहीं हमें रिस्पेक्ट करो, हमारी वजह से अपने रूल्स चेंज करो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, आदर जो है वो आपको अर्न करना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है, अच्छे काम करके, अच्छी बातें करके लोगों के सामने। तो हमें इस समय ये चीज़ होती नहीं दिख रही है। आपको ये मानना पड़ेगा कि चार्ली हेब्डो ने जो कैरिकेचर बनाया था प्रॉफिट मोहम्मद का, वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन भाई इनकी खुद के देश में, इनकी खुद की कंट्री में तो उसके अगेंस्ट कोई लॉज नहीं है ना। अगर आप इस देश में आ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इनके रूल्स के हिसाब से रहना है। आप कहीं और जाके उनके रूल्स नहीं चेंज कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इमिग्रेंट हैं, ये नहीं है। फ्रांस में इतने ही कितने शहर बदल रहे हैं, नेबरहुड्स जो हैं वो बदल चुके हैं, जहाँ पे कि ऐसा लगता है कि आप फ्रांस में नहीं घूम रहे, आप मागरेब के देश में, मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि लोग फ्लेक्सिबल नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा अड़ियल हैं, रिजिड हैं। वो हर जगह जाके अपने हिसाब से उसको चेंज करना चाहते हैं, खुद चेंज नहीं होना चाहते। आप खुद सोच के देखिए, खुद ही अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके मुस्लिम देशों में क्या कोई जाके अपने हिसाब से रह सकता है पूरी तरीके से? नहीं, हमें वहाँ जाके वहाँ के कानूनों के और लॉज के हिसाब से रहना पड़ता है। आप लोग फिर क्यों दूसरे देशों में जाके वहाँ पे अपने हिसाब से लॉज चेंज करवाना चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग खाना खाएं, आपके हिसाब से लोग कपड़े पहने? क्या ये गलत नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जो करना है अपने घर में, अपने देशों में करिए, दूसरे देशों में जाके उनकी लॉज को रिस्पेक्ट करिए। और जो इस टाइम पे गुस्सा आप दिखा रहे हैं इस्लाम के या फिर प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ कहने पे, उतना ही गुस्सा उस आतंकवाद पे और आपके धर्म के नाम पे जो गलत हरकतें हो रही हैं दुनिया में, उसके लिए भी उठाइए। डियर फ्रांस एंड डियर यूरोप, इस समय पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि मानना कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, उसको समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं, उसे फिक्स करना चाहते हैं, तो पहले तो ये ज़रूरी है मानना कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। इतने ही फ्रेंच लोग हैं, इतने ही यूरोपीय लोग हैं जिनसे कि अगर मैं इस तरह की बात करना भी चाहता हूँ तो वो सीधा उस बात को कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ही गलती रही होगी। तो अगर आपके अंदर इतना ही गिल्ट है और अगर आपके अंदर इतनी ही पॉलिटिकल करेक्टेडनेस है और इतना ही आपका लिबरल एटीट्यूड है कि कोई भी आके आपके सिर पे पैर रख के चला जाएगा और आप बस बैठे रह जाएंगे, तो फिर तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपको करनी है वो है अपने यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को फिक्स करना। एक देश आगे बढ़ता है अच्छे इमिग्रेंट्स की वजह से। अपने यहाँ पे मेरिट बेसिस पे आप लाइए।
अरे मागरेब से लोग को लाइए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन अच्छे लोगों को लाइए जो कि आपके यहाँ पे आके प्रोडक्टिव काम करें। इतने ही एग्जाम्पल हैं यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। मुझ जैसे टैक्स पेयर भी इस बारे में सोचते हैं और बुरा लगता है कि आपके सोशल सिस्टम को लीच की तरह बस वो चूस रहे हैं, आपके यहाँ पे आके बैठ गए हैं, आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन गए हैं, आपकी कंट्री के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा और आपको इसके अगेंस्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में जो फॉल्ट रहे हैं पिछले कई दशकों से, वो ठीक करने पड़ेंगे। तीसरा, आपको अपनी पुलिस को और अपने लीगल सिस्टम को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है। इस समय सिर्फ आतंकवाद को लेके नहीं, फ्रांस में और यूरोप में जनरली क्राइम को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आपकी पुलिस के पास या तो हथियार नहीं है या फिर उनके पास पावर नहीं है, उनके पॉलिटिशियन रोक रहे हैं क्योंकि शायद वोट काटे जाते हैं कि आप इस सर्टेन सोसाइटी के लिए, इस सेगमेंट के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से खाली बैठने से आपके जो ये सो कॉल्ड डेवलप्ड देश हैं, ये धीरे धीरे एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है। इस टाइम पे सिचुएशन जो है बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल जाने लग गई है, तो आपको थोड़ा सा इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो आप ये मानना और समझना भूल जाइए कि आप दुनिया भर की प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। ये आपका काम नहीं है। आपके पूर्वजों ने जो भी किया और आपके अंदर जो भी एक पश्चाताप की भावना है, उसको थोड़ा सा पीछे रखिए और आप ये समझिए कि दूसरे लोगों को, दूसरे तरह के संस्कृतियों को अपने देश में बुलाने से उनकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। अगर आपको उन देशों के बारे में इतनी ही फिक्र है तो आप उनके यहाँ पे जाके स्कूल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, डॉक्टर हॉस्पिटल बनवाइए। वहाँ के लोग जब अपने आप सशस्त्र होंगे, ताकतवर बनेंगे, तो आप उनको अपने यहाँ पे बुलाइए कि हाँ भाई, अब हमारे हिसाब से आप हमारी सोसाइटी में फिट होने लायक बन चुके हैं, अब आप हमारे यहाँ पे आ जाइए। और पांचवी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो है जो इस समय हो रहा है। दुनिया भर की मुसलमान इस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर चुके हैं, इस्लामोफोबिया का नाम दे चुके हैं, रेसिज्म का नाम दे चुके हैं, आपके प्रेसिडेंट पे अटैक कर रहे हैं, मैक्रों पे अटैक कर रहे हैं। आपको अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप आवाज़ उठा के आप इस चीज़ की, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को अगर आप पकड़ के बैठे हैं तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो इस समय आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने देश के साथ, वरना आपके देश का वजूद और आपकी संस्कृति खतरे में है। डियर इंडियंस, ऐसे एपिसोड्स जो हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद की सीख के लिए। तो इस समय पे इंडिया के हिंदू को, इंडिया के मुसलमान को, एक जनरल इंडियन को, एक भारतीय को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी धर्म का कट्टर होना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हिंदुत्व की अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से इस समय भारत उस मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे कि 1970 के दशक में ईरान था, जब वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी और एक फलती फूलती बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से कई सालों, कई दशकों पीछे चली गई। तो ये बहुत खतरनाक है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आपको पावर में जो लोग हैं और जो मीडिया है वो आपको अर्बन नक्सल बुलाएगा, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाएगा, खान मार्केट गैंग बुलाएगा, लिब्रांडो बुलाएगा, लेकिन आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को, धर्म को आपके ऊपर थोपना गलत है और उसके खिलाफ खड़े होना और आवाज़ उठाना गलत नहीं है। दूसरी बात, आपको ये समझना है कि दुनिया में कहीं पे हो रही प्रॉब्लम जो है वो आप भारत के सिचुएशन से मैच नहीं कर सकते। अगर फ्रांस के अंदर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो उसके लिए भारत का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अब भारत का मुसलमान अगर खड़ा हो रहा है, विरोध कर रहा है इस तरह के जो इस टाइम मैक्रों और फ्रांस की सरकार ने डिसीजन लिए हैं, वो एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप आवाज़ उठाइए। लेकिन ये व्हाट्सएप पे और यहाँ की सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे इस तरह के न्यूज़ को, आर्टिकल्स को कंपाइल करना, शेयर करना कि देखो भाई यहाँ पे ये मुस्लिम आदमी ने ये क्राइम करा, इसने वो क्राइम करा, हर चीज़ को एक धर्म का इशू बनाना भी गलत है। इससे क्या होगा कि इससे आप सिर्फ एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, आपका दिमाग खराब होगा और इससे कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे हम आते हैं मेरी उस बात पे, आखिरी पॉइंट्स है मेरे, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा ग्रे है। दुनिया में हर चीज आपको सेंटर पाथ में सोचनी है, लेफ्ट और राइट के तरीके से नहीं सोचनी है। क्योंकि आप इस वीडियो को देख के अगर कुछ समझे होंगे तो वो ये है कि ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास चलता आ रहा है।
दूसरी बात, आपको सोशल मीडिया और न्यूज़ से जितना दूर हो सकता रहना है। ये लोग सिर्फ नेगेटिविटी पर अपनी दुकान चलाते हैं और आप लोगों के डर पे ही इनका धंधा चलता है। तीसरी बात, जितने भी हमारे ये सो कॉल्ड लीडर हैं, भारत में हमारे मोदी जी हो गए और तुर्की में एर्दोआन हो गया और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ये कहने को तो हिंदू धर्म के, इस्लाम के और ईसाई धर्म के चैंपियन बनते हैं कि जी हम ही आपको बचाएंगे, बट असलियत में ये सिर्फ अपने ईगो के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस टाइम पे धार्मिक युद्ध होता है या फिर अगर एक नॉर्मल युद्ध भी होता है, लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, तो ये लोग तो बच जाते हैं, मरते हैं आप और मैं। आम आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये जो हमारे सो कॉल लीडर हैं, जो कि सिर्फ हेट पे, गुस्से पे और डर पे अपनी दुनिया चला रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं शायद ये कहना चाहूँगा कि मैं आशा करता हूँ कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाया हूँ, जो कि बेसिकली तो यही है कि एक अच्छे इंसान के रूप में सोचिए। ये हमारे पास एक ही धरती है, एक ही पृथ्वी है जिस पे हम सबको रहना है, और अगर हम एक ही दूसरे का गला काटते रहे, एक ही दूसरे से पूरे टाइम भिड़ते रहे, तो हमारा कुछ नहीं होना। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इस समय। ये पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना वायरस के नाम की, आगे जाके क्लाइमेट चेंज जिसे हम एक तरह से भूल चुके हैं क्योंकि इस समय हमारे सिर पे महामारी चल रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कि आपने हमें क्या कह दिया, आपने हमारी भावनाओं को चोट पहुँचा दी, ये बहुत तुच्छ हैं। इनसे किसी का कुछ नहीं होने वाला। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इधर हैं कुछ वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। मेरे चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए सब्सक्राइब का बटन और साथ बनी घंटी दबा के, इस वीडियो को लाइक करके, नीचे कमेंट छोड़ के, और इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करके। बस चलिए, आपसे इतना ही कहना था आज के लिए। नमस्ते।